हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हालचाल आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अर्जुना जेई बैच में। और आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। यस, लेक्चर नंबर 1 जो था उसमें हम लोगों ने कुछ पोर्शन जो एस ब्लॉक का छूटा हुआ था वो कंप्लीट किया था, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टार्टिंग करी थी ग्रुप 13 एलिमेंट्स की। वहां पर हम लोग एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से एक चीज पहले बता दूं कि यार ये जो सेशन है आपको इसी दिन आज ही देखना है। जब आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल रही है उसी समय इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। ज्यादा लंबा बड़ा सेशन मैं नहीं दूंगा, 1 घंटे के आसपास का सेशन होगा आपके लिए। रिकॉर्डिंग का 1 घंटे का सेशन वैसे ही लगभग 1.5 घंटे के सेशन के इक्वल हो ही जाता है अगर लाइव हो तो। यस, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीजें हैं आज वाले सेशन में देखेंगे। ग्रुप 13 एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे, उनकी आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रिपरेशन ऑफ बोरोन एंड बोरेक्स। है ना, एक कंपाउंड होता है बोरोन का, बोरेक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रिपरेशन के बारे में भी आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखो, लास्ट क्लास में हम लोग ग्रुप 13 एलिमेंट में एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, है ना। और एटॉमिक प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था हम लोगों ने, सबसे पहले पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 होता है। यस, फिर उसके बाद हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर भी लिख लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर भी लिख लिया था। और आपको यह चीज बताई गई थी कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे जेई क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, है ना, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है वैसे ही। ठीक है साहब, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं फिर। आज हम लोग एटॉमिक प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी बच गई थी जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। देखो, अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं, दादा जनरल ट्रेंड क्या होता है, हम लोग यही कहते हैं कि भाई डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ती है, और साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना। हम लोग जनरली यही वाला ऑर्डर पढ़ते आए थे। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 13, भैया इसमें एक्सेप्शंस की भरमार है ना। इसमें कोई फिक्स ऑर्डर, फिक्स जनरल ऑर्डर फॉलो नहीं होता, है ना। तो है, इसमें भी प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बोरोन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर उसके बाद देखो बोरोन, फिर उसके बाद इंडियम और थैलियम, ये ऑर्डर बन जाता है ना। बोरोन से एल्यूमिनियम पे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, लेकिन फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप जाने पर। और अल्टीमेटली जो फाइनल ऑर्डर बनता है, फाइनल ऑर्डर बनता है ये वाला, है ना। सबसे ज्यादा बोरोन, फिर आता है आपका थैलियम, फिर आएगा आपका इंडियम, फिर आएगा गैलियम, और सबसे लास्ट में आता है एल्यूमिनियम, है ना। और अगर मान लो कोई रीजन पूछे कि भाई ये वाला ऑर्डर क्यों आया, तो रीजन है कि इनकी जो साइज में डिफरेंस आया है ना। पुअर शील्डिंग और डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जितनी साइज डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़नी चाहिए उतनी साइज नहीं बढ़ पा रही, और साइज अगर नहीं बढ़ पा रही तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो जितना कम होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा। इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है ना। तो सारा रीजन वही है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये वो लास्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी थी जो हमें देखनी थी, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। ठीक है जी, चलिए फिर अब इसके बाद हम लोगों को कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है ना। देखो, इसमें एक चीज लिखी है कि बोरोन जो होता है यार, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ये हम लोगों ने पहले भी लिखा है कि बोरोन एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है और ब्लैक कलर का सॉलिड होता है ना। मैंने आपको यह भी बोला था कि जो बोरोन होता है वो B12 स्ट्रक्चर्स में एक बहुत बड़ा नेटवर्क सॉलिड बनाता है ना। और क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन करता है, इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मेरे भाई, वो बहुत ही ज्यादा होता है ना। होना ही है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, है ना। सीधी सी बात है कि भाई अगर कोई नेटवर्क सॉलिड है, अगर उसका स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल है, उसका लैटिस बहुत स्टेबल है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना ही है। लिखता है कि ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस बोरोन हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत जबरदस्त है, अनयूजुअली हाई है उसकी स्ट्रक्चर की वजह से। यस, बहुत अच्छी बात है। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सॉफ्ट मेटल्स, है ना, कहता है सॉफ्ट मेटल होते हैं और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और उनकी इलेक्ट्रिक मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर आप डिफरेंस देखोगे ना, अगर आप डिफरेंस देखोगे किसके बीच, ये जो अपना बोरोन और एल्यूमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट के बीच डिफरेंस भयंकर मिलेगा। बोरोन बहुत ज्यादा मिलेगा, एल्यूमिनियम बोरोन के कंपैरिजन में काफी कम मिलने वाला है ना। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, ऑर्डर आपके सामने लिखा है,
ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मैंने जैसे आपसे कहा कि ये ब्लॉक ही ऐसा है, एक ग्रुप ही ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलते हैं और वही सेम एक्सेप्शंस आपको मेल्टिंग पॉइंट में भी देखने को मिलता है ना। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया बोरोन का होता है, फिर उसके बाद आपका एल्यूमिनियम आता है, थैलियम, इंडियम और गैलियम। बोरोन का सबसे ज्यादा सारी दुनिया जानती क्योंकि उसकी साइज भी छोटी है, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है, लैटिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और गैलियम के बारे में भी मेरे हिसाब से आप लोगों ने सुना होगा कि गैलियम जो होता है गर्मियों में अगर उसको आप हथेली पे रखोगे तो मेल्ट हो जाता है, बिकॉज उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है ना। गैलियम जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। एक चीज यहां पर लिखी हुई है देखो, गैलियम विद अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट 303 डिग्री सेल्सियस है ना, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और गर्मियों में तो जो टेम्परेचर होता है मेरे भाई, अरे वो 30 डिग्री तो पहुंच ही जाता है। राजस्थान के रहने वाले हैं भाई, मैं तो वहां तो टेम्परेचर 50 के आसपास भी पहुंच जाता है ना। तो 30 में ही ये बोलेगा भाई मैं तो ओलिया मेल्ट है ना, मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा ड्यूरिंग समर्स। लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो बहुत जबरदस्त है, इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट। सुनो मेरी बात, एक बात सुनना, जैसे ये जो गैलियम होता है ना, गैलियम की खास बात क्या है, गैलियम का देखो मेल्टिंग पॉइंट हम लोगों ने बात करी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है साहब वो है कितना, 303 केल्विन है ना। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सुनना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो है 2676 केल्विन। अब इस वाले टेम्परेचर से लेके इस वाले टेम्परेचर तक अगर आपसे पूछा जाए कि इस गैलियम की फिजिकल स्टेट क्या होगी, तो आप लोग बोलोगे सर इस स्टेट में यहां से लेके इस टेम्परेचर से लेके इस टेम्परेचर तक जो आपका गैलियम है वो कौन सी स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो बहुत लंबे टेम्परेचर के लिए, बहुत बड़े गैप ऑफ टेम्परेचर के लिए आपका गैलियम किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में। इस टेम्परेचर तक ये गैलियम बॉयल नहीं होता। इसी वजह से जो गैलियम का यूज है वो कहां होता है, यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स है ना। जहां पर हाई टेम्परेचर मेजर करना हो वहां जो आपका थर्मोमीटर होता है उसमें गैलियम को डाला जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये खुद बॉयल नहीं होता 2676 केल्विन टेम्परेचर तक, बहुत हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर तक आपका जो गैलियम होता है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और गैलियम के बारे में एक खास बात यह भी कि जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी है ना, जो वो गैलियम लिक्विड की ज्यादा होती है गैलियम सॉलिड के कंपैरिजन में। ऐसा एक जगह और होता था, कहां बताओ देखें, सॉलिड की डेंसिटी कम और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा। ऐसा कहां होता था रे मुन्ना, बताइए जरा, ऐसा कहां पढ़ा आप लोगों ने? अरे तुमने आइस का नाम सुना? आइस भाई लोगों, आइस का नाम सुने हो? तो जो आइस होता है, आइस जो होता है वो भी बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करता है कि वहां आइस के केस में भी जो सॉलिड होता है उसका टेम्परेचर, उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है और जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, सेम गैलियम के साथ है। ठीक है, एक छोटा सा ऑर्डर आपको और ध्यान में रखना है, और वो वाला ऑर्डर किसका है मुन्ना? डेंसिटी का ऑर्डर है। डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है फ्रॉम बोरोन टू थैलियम विदाउट एन एक्सेप्शन। चलो बहुत अच्छी बात है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये किसका ऑर्डर है दादा? डेंसिटी का ऑर्डर है ना। तो भाई ऑर्डर सिंपल सी बात है ना, इसको तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो ना भाई। दादा एक्सप्लेन किया जा सकता है ना, कैसे? जनरली हम लोग कहते हैं कि भाई डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो मास भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन मास जो होता है वॉल्यूम के कंपैरिजन में सर ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, इसी वजह से डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। बोलो बोलो बोलो, अरे मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरोन टू थैलियम, यस, विदाउट एनी टेंशन। यहां तक हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी खत्म कर दिया है भाई, कर दिया है ना। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, है ना, कि जो हमारा ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, है ना, जानेंगे किसके बारे में? ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कहता है, लिखता है कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन द सम ऑफ फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई।
सिंपल सी बात है, बोरोन जो होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। भाई बोरोन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो बोरोन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, दो इलेक्ट्रॉन निकालना, तीन इलेक्ट्रॉन निकालना भाई बहुत भारी काम है। क्योंकि लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इनका सम ऑफ फर्स्ट थ्री आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होता है। इसी वजह से दिस प्रिवेंट्स इट टू फॉर्म +3 आयंस एंड फोर्सेस इट टू फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स। बोरोन जो है बेचारा, देखो बोरोन मान लो आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो B+ बनेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो B2+ बनेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो B3+ बनेगा। यहां पर जो एनर्जी चाहिए IE1, यहां जो एनर्जी चाहिए IE2, दादा यहां जो एनर्जी चाहिए वो क्या है IE3। हम लोगों ने बात करी कि ये जो सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है वो IE1 + IE2 + IE3, इसका जो सम है वो बहुत ही ज्यादा है। यस, इसका सम बहुत ज्यादा है, इस वजह से बोरोन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं आ पाता। बोरोन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ही मुश्किल है, और वो अगर +3 आयन नहीं बनाएगा, बोरोन 3+ आयन नहीं बनाएगा, इसका मतलब वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता। वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करना पसंद करता है, और शेयर करके क्या करेगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। लूज क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज लूज करने में दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि उसको बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस, क्लियर? बहुत ही बढ़िया। चलिए देखो एक चीज और इसने लिखी है, बट एज वी मूव फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम द सम ऑफ फर्स्ट थ्री आयनाइजेशन एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज करेगा, है ना। एल्यूमिनियम कंसिडरेबली डिक्रीजेस एंड इज देयरफॉर एबल टू फॉर्म Al3+ आयन। एल्यूमिनियम बना देता है, क्यों? एल्यूमिनियम की साइज बड़ी हो जाती है, जब साइज बड़ी हो जाएगी तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो उसकी फर्स्ट थ्री आयनाइजेशन एनर्जी का सम कम होता है, इस वजह से जो आपका एल्यूमिनियम है वो 3+ आयन बना सकता है। क्या दिक्कत है? यस, कोई परेशानी है ही नहीं सर। डन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ +3 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मेरे हिसाब से बताने की जरूरत आपको पड़नी नहीं चाहिए क्या, कि स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यस, क्या होगा डाउन द ग्रुप जाने पर, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, यस, डाउन द ग्रुप, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये चीज, जनरल डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर दिया था। एंड स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। और रीजन क्या लिखोगे? रीजन है साहब इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट। बताओ रीजन क्या लिखोगे? सर रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी ये चीज लिखी थी कि भैया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस NS2 NP1, और डाउन द ग्रुप जाने पर इन NS इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी वजह से आपका जो NS होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है इस वजह से, और सिर्फ P वाला इलेक्ट्रॉन करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1, है ना। थैलियम जो होता है ना, थैलियम, वो थैलियम बेचारा सिर्फ और सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। कौन सी शो करता है? +1, है ना। +3 में जाना ही नहीं चाहता वो, है ना। वो कहता है कि मेरे पे इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है। यस, हाँ, गैलियम, थैलियम एंड इंडियम में +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर ऑब्जर्व्ड, लेकिन थैलियम की जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। अगर मान लो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो चला भी गया, है ना, थैलियम को अगर आपने गलती से +3 में भेज दिया ना, तो फटाक से किस में आना चाहेगा? वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने की कोशिश करेगा, बिकॉज थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। यस, मेरी बात समझ में आ गई क्या? डाउन द ग्रुप जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल किसके लिए होगी? थैलियम के लिए, है ना। तो थैलियम रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, है ना। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या होता है? रिडक्शन होता है ना। तो थैलियम की +1 ज्यादा स्टेबल है, तो थैलियम +3 से +1 में आने की कोशिश करेगा। थैलियम 3+ का रिडक्शन होगा तो खुद किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बताओ। यस, अच्छा, अब अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं, एक एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1,
एक एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, मैं पूछूं कि इनमें से कौन सा कंपाउंड होगा जो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वाला कंपाउंड बनाएगा, इनमें से कौन सा आयन ऐसा होगा या फिर इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा, कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा जो कि ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वाला कंपाउंड बनाएगा। देखो देखो सिंपल सी बात यह है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो M3+ होगा, कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही हाई होगी। दादा बोलियो जरा, इसका पोलराइजिंग पावर हाई है। अगर पोलराइजिंग पावर हाई है इसका मतलब यहां पर जो कंपाउंड्स बनेंगे उनमें सर परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अरे हाँ ना बोलना भाई। और अगर परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसका मतलब परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कम है। बोलो, अरे बोलो ना। मतलब +3 में जो कंपाउंड बनेंगे उनमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। इसका मतलब यह है कि जो +1 में कंपाउंड्स बनेंगे उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। यही चीज ये लिखी है, चाहो तो देख लो। यस, लास्ट वाले पॉइंट को पढ़ लो, क्या लिखा है। इन द कंपाउंड्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर आयोनिक देन दोज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। +3 वाला ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वाला कंपाउंड बनाएगा, +1 वाला ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर वाला कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखेगा। डन। और लास्ट में लिखा है इन ट्राइवेलेंट स्टेट दे बिहेव एज लुईस एसिड। भाई सारी दुनिया जानती है, जैसे मान लो बोरोन ट्राइवेलेंट स्टेट में, ट्राइवेलेंट का मतलब 3 बॉन्ड बना रहा है, ये देखो BF3 बना रहा है, ट्राइवेलेंट स्टेट है बोरोन की। बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ सर? 3 होते हैं। और मेरे भाई इसने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर लिए। तो मुझे एक बात बताओ, जो आपका सेंट्रल एटम है उसके अराउंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक बात बताओ, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या मुन्ना? हाँ जी सर, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होगी, और गेन करने की होगी तो ये ट्राइवेलेंट स्टेट में किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, है ना। ये चीज हम लोग पहले ही बात कर ही चुके हैं। ठीक है दादा, तो इसको आप लोग खुद से नोट कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। The tendency to behave as Lewis acid decreases with the increase in size down the group। भाई सिंपल सी बात है यार, साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती जाती है ना, उसमें कुछ मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है। BCl3 जो होता है, जैसे मान लो BCl3 है, सुनना मेरी बात, NH3 है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो क्या ये लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है? सर बिल्कुल कर सकता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अच्छा, इसके पड़ोस में मैंने लिख दिया BCl3। जो BCl3 है इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अगर ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो क्या ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है? इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरोन को दे देगा। सर एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने दिए हैं, तो सर इस तरह से तो सर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा मुन्ना? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। यस, है ना। इसको देखो यहां लिखा है ना BCl3.NH3। .NH3 का मतलब ये है नाइट्रोजन ने बोरोन के साथ क्या बनाया है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। यस, क्या बनाया है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। बताइए, कोई दिक्कत? नहीं? कोई परेशानी? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, अब चलो BCl3 ने तो जुगाड़ कर लिया अपना, है ना। उसने किसी लुईस बेस के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया और अपनी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी उसको पूरा कर लिया। आपसे कोई पूछे साहब ये एल्यूमिनियम Cl3, एल्यूमिनियम का क्लोराइड क्या करेगा? तो ये चीज तो हम लोगों ने पढ़ रखी है पहले। AlCl6 क्या करता है? सर ये डाइमर बना लेता है। क्या बना लेता है? डाइमर बना लेता है, ब्रिज बॉन्ड बना लेता है, कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा? क्लोरीन दे देगा एल्यूमिनियम को, है ना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डाइमर का फॉर्मेशन करता है। यहां पर बोरोन क्या कर रहा है? नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है थ्रू ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डन। और इसके बारे में हम लोग ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन रिच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट ये अपना
यस, कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड है ये वाला, कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच ब्रिज बॉन्ड है, इसकी वजह से एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी हो रही है। क्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को प्रोवाइड कर रहा है ना, ब्रिज बॉन्डिंग में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। यस, डन। यहां तक कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। चलिए जनाब, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे। सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, है ना। अब देखो जी, एयर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। मेजर अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो आप लोग बोलोगे सर एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है, सारी दुनिया जानती है ना, ये मेजर कंपोनेंट होते हैं। वेरी गुड। तो जो बोरोन होता है, अगर मान लो आपने बोरोन को क्रिस्टलाइन फॉर्म में लिया, देखो बोरोन जो है ना सॉलिड है, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा अमोर्फस। दोनों में डिफरेंस मैं आपको समझा चुका हूं लास्ट क्लास में भी। अमोर्फस का मतलब है पार्टिकल्स का कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं हो रहा है ना, रैंडम पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। और क्रिस्टलाइन का मतलब है कि पार्टिकल्स का एक फिक्स अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है ना। अभी के लिए बस आप लोग इतना ध्यान रखो, जब आप क्लास 12th में जाओगे, है ना, तुम में से कई लोगों को 12th में जाने का मौका मिलेगा, तो वो लोग 12th क्लास में सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ ही लेंगे। डन। हाँ, तो बोरोन जो है अगर आपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में लिया है तो भाई तुम कुछ कर लो भले ही, वो रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। वो बोलेगा मैं नहीं कर रहा रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ। तो एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम, उसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती है, एक ऑक्साइड की लेयर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो आपका एल्यूमिनियम होता है वो फर्दर फिर से किसी के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखता, है ना। एल्यूमिनियम जो होता है उसके सरफेस पे एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है Al2O3, उसकी क्या बनी हुई है दादा, ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है Al2O3, जैसे उधर भी था, बेरिलियम के केस में भी था, है ना। तो इस ऑक्साइड की लेयर की वजह से फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता। लेकिन आपने मान लो ले लिया अमोर्फस बोरोन, है ना, बोरोन लिया है, लेकिन कैसा होना चाहिए दादा, अमोर्फस होना चाहिए। अमोर्फस बोरोन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बोरोन का ऑक्साइड बना देगा B2O3। वैसे ही मान लो आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम नॉर्मल टेम्परेचर पे तो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन आपको एल्यूमिनियम को हीट करना पड़ेगा। जब आप हीट करोगे तब जाके एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Al2O3 का फॉर्मेशन करता है। यस, अगर आपने एल्यूमिनियम को हीट किया है तब जाके वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा Al2O3। लेकिन फिर कह देता हूं, नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगी। आपका जो क्रिस्टलाइन बोरोन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अमोर्फस बोरोन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीटिंग करने से ये क्या करता है, B2O3 के साथ रिएक्ट, बोरोन के साथ, सॉरी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके B2O3 का फॉर्मेशन कर लेता है। डन। हीट करना पड़ेगा ना, लिखा है ना ऑन हीटिंग, है ना। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर की बात करोगे ना, जैसे मान लो कोई कहे बोरोन है, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करो, हीटिंग नहीं कर रखा, तो कुछ नहीं होगा। चाहे आपने अमोर्फस भी ले लिया ना, चाहे आपने अमोर्फस भी लिया और हीटिंग नहीं की, तो बोरोन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। अमोर्फस बोरोन को भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए हीटिंग करवाना पड़ता है ना। अब दूसरी चीज बची क्या, नाइट्रोजन। मान लो आपके पास बोरोन है, आपने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो आपने बोरोन की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई है हीटिंग करके, तो आपको क्या मिलेगा, बोरोन का नाइट्राइड मिलेगा, Bn। किसका फॉर्मेशन करते हैं, नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं ना, बोरोन नाइट्राइड। ये क्या दादा, बोरोन नाइट्राइड है ना। लेकिन फिर सुन लो मेरी बात कान खोल के, भाई लोगों फिर सुन लो मेरी बात कान खोल के। बोरोन नाइट्रोजन के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता, उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हीटिंग चाहिए, तब बोरोन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बोरोन नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। यस। और वहीं पर अगर मान लो एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाएगा। क्या दिक्कत है भाई, एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएगा। बताओ इसमें कोई परेशानी है क्या किसी को, भाई किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकती इसमें। यस, बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना दादा, बोलना पड़ेगा। क्लियर यहां तक, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब अगर ऑक्साइड्स की बात करें तो देखो बोरोन का जो ऑक्साइड है B2O3,
अरे मुन्ना, वो बोरोन नॉन मेटल है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, है ना। तो जो बोरोन का ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। एल्यूमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड्स हैं, सारी दुनिया जानती है एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। मैंने याद करो चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जितने भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं उनको अलग से लिखवा रखा है, याद है ना। और बाकी जो इंडियम और हेलियम है ना, उनके जो ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, है ना। B2O3, Al2O3, गैलियम, इंडियम, हेलियम, है ना। तो ध्यान रखना, बोरोन सॉरी ये वाला कैसा होता है, एसिडिक। यस, ये दोनों कैसे होंगे, एम्फोटेरिक। और नीचे वाले कैसे होंगे, बेसिक, है ना। तो देखो यहां पर ऐसे दिख भी रहा है कि डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है ना। ये हम लोगों ने ऑर्डर पहले भी लिखे थे, डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस, है ना। वो आपको यहां से बिल्कुल बढ़िया ढंग से पता लग रहा है। बताइए, कोई परेशानी है अगर तो आप मुझे बता सकते हो, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। यस 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 यस, डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं और अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स, है ना। ये वाली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, एसिड के साथ इनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी कैसी होती है। यस, हाँ जी, आपके सामने एक चीज लिखी हुई है, देखो। हम्म, आपके सामने एक चीज लिखी हुई है कि जो नॉन मेटल है, कौन है हमारे पास नॉन मेटल, साहब हमारे पास नॉन मेटल है बोरोन। देखो याद करो, हमने पढ़ा था हमारे पास बोरोन नॉन मेटल है, बाकी सारे के सारे मेटल है। तो आपका जो बोरोन नॉन मेटल है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ये कौन से एसिड्स होते हैं साहब, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं। जैसे मान लो आपका डाइल्यूट HCl हो गया, या फिर आप डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी लिख सकते हो, और डाइल्यूट H2SO4 हो गया, है ना। ये वाले जो एसिड्स होते हैं ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। यस, कौन सी कैटेगरी में, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब इनकी टेंडेंसी बाकी इसके सामने अगर कोई भी एलिमेंट मिल रहा है तो उनको उसको ऑक्सीडाइज करने की नहीं होती। जैसे मान लो मैं लिख दूं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये जो आपके एसिड्स होते हैं, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। उनके सामने अगर कोई भी एलिमेंट आएगा तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, है ना। तो अब आपका जो बोरोन है बेचारा, वो है नॉन मेटल। नॉन मेटल अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट करे कुछ नहीं होगा, है ना। तो अगर मान लो आपने बोरोन की रिएक्शन करवाई है किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, कुछ ना ही होगा। बोरोन आपने कहा मैं तो कॉन्सेंट्रेटेड HTSL के साथ, भाई तू करवा ले, कुछ नहीं होगा। मान लो कोई कहे मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाऊंगा, भाई करवा ले, कुछ भी नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर आपका नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो नो रिएक्शन, तो फिर सर कैसे होगी। इसका मतलब यह है कि मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी, किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग एसिड की, है ना। किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, ऑक्सीडाइजिंग एसिड की। सर ऑक्सीडाइजिंग एसिड का मतलब, जैसे मान लो मैंने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, है ना। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, देखो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा। जैसे मान लो आपके पास बोरोन है ना, समझ लो ये रहा आपके पास बोरोन, और आपने इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवा दी। जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है दादा, ये क्या है सर, ये है ऑक्सीडाइजिंग एसिड। कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड। तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बोरिक एसिड बनाएगा, और साथ में NO2 गैस रिलीज करेगा। दिस इज नॉन एज बोरिक एसिड। इसको क्या कहा जाता है, बोरिक एसिड कहा जाता है। इस बात को याद रखें, क्या कहते हैं इसको आप, बोरिक एसिड कहते हो। सर अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा दूं, फिर
दादा डाइल्यूट H2SO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड नहीं है, लेकिन आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है सर वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। ये इसके साथ रिएक्ट करके भी H3BO3 बनाता है, लेकिन इस केस में SO2 गैस रिलीज होती है। ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। यस कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बताइए जरा, हो गया यहां तक? सर ये तो आपने सिर्फ और सिर्फ बोरोन की बात करी है, हमारे पास तो और भी है ना सर, हमारे पास तो कुछ और भी एलिमेंट्स हैं, कुछ और भी एलिमेंट्स है, जैसे एल्यूमिनियम है। सर एल्यूमिनियम का क्या होगा वो भी तो बता दो आप। देखो बोरोन की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना, बोरोन नॉन मेटल की रिएक्शन, किसी भी नॉन मेटल की रिएक्शन अगर आप किसी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ करवाते हो तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होती। ये वाली रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड लिया है HNO3 H2SO4 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं, तो बोरिक एसिड बनता है और साथ में क्या बनेगा, SO2 प्लस SO2 और NO2 गैसेस बनेगी। डिपेंड करता है, H2SO4 लिया यार HNO3। जैसे मान लो एल्यूमिनियम की बात करें, सर एल्यूमिनियम तो मेटल है ना, और हम लोगों ने पढ़ा है कि मेटल जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं सर, सॉल्ट बनाते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये तो हम लोगों ने सर बचपन से पढ़ते हैं, है ना, ये रहा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। वैसे अगर मान लो आपने यहां पर डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, क्या ले लिया, डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, डन। तो ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ये सॉल्ट बनाएगा, एल्यूमिनियम का सल्फेट बन जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस, और साथ में यहां पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर डाइल्यूट HCl हो गया, और जो डाइल्यूट H2SO4 है सर ये तो दोनों ही नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं। बिल्कुल है भाई, दोनों ही कैसे हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं। अगर सर मान लो आपने एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसे लिखो, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो सर कुछ अलग होगा क्या, बिल्कुल अलग होगा भाई। आज प्रोडक्ट तो एल्यूमिनियम सल्फेट तो बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में SO2 बन जाएगा और वाटर बनेगा। ये सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये रिएक्शंस का एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा, कब, जब हम लोग पढ़ेंगे ना वो चैप्टर कौन सा, सॉल्ट एनालिसिस। बेटा 12th क्लास में आएगा वो सॉल्ट एनालिसिस, है ना जी। आप में से बहुत सारे बच्चों को 12th क्लास में बिल्कुल जाने का मौका मिलेगा, और जब आप 12th में जाओगे तो वहां पर सॉल्ट एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है ना, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो उसमें ये सारी चीजें भी एक बार के लिए आपकी रिवीजन हो जाएगी वापस से, है ना। लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान में रखना है, एक एक चीज को बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम आराम से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक और बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन, देखना मजा आ जाएगा तुम्हें। क्या है कि अगर मान लो आपके पास है एल्यूमिनियम और उसकी रिएक्शन कोई कहे आपसे 80% HNO3, 80% HNO3 के साथ करवा दो, तो सर ये 80% HNO3 का क्या मतलब है, ये है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ये कैसा है दादा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। 80% का मतलब 100 ग्राम में से 80 ग्राम तो एसिड है, सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम ही क्या है, वाटर है। तो ये बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, इसके साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट ही नहीं कर पाता, नो रिएक्शन। सर ऐसा क्यों नहीं होता, बिकॉज ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ये क्या करता है, इसके सरफेस पे Al2O3 की लेयर जमा देगा, और उसकी वजह से Al2O3 फर्दर रिएक्ट किसी के साथ नहीं करता, है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि जो एल्यूमिनियम है उसकी रिएक्शन 80% HNO3, हालांकि भले ही एल्यूमिनियम एक मेटल है और साथ में ये वाला एसिड है, बहुत अच्छा एसिड है HNO3, इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, 80% HNO। सर ऐसे कोई और भी एलिमेंट्स हैं क्या, है ना, मैं बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, ऐसे कुछ और एलिमेंट्स होते हैं जो एल्यूमिनियम के 80% HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते। वो कौन कौन से होते हैं, Fe, CO, Ni, क्रोमियम, एल्यूमिनियम और बेरिलियम, है ना। इनकी रिएक्शन अगर आपने 80% HNO3 के साथ करवाने की कोशिश करी
तो नो रिएक्शन होगा, ठीक है ना, कोई रिएक्शन नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि भले ही आपका 11th में न काम में आए, लेकिन ये चीज जब आप 12th में जाओगे, जब आप लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ोगे, उस केस में ये वाली चीज आपके बहुत ही ज्यादा काम में आएगी। सर इसको याद कैसे रखें? इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, फेको नी, फेको ना करो, है ना, फेको नहीं करो आलू बैंगन, है ना, कैसे याद रख सकते हो? फेको नहीं, फेको ना, या फिर फेको नहीं करो आलू बैंगन, है ना, आलू और बैंगन को फेंका नहीं करो, या फिर फेंका नहीं करो आलू बैंगन, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, फेंका नहीं करो आलू बैंगन, है ना। ये चीज छोटी सी ट्रिक है, आप चाहो तो इस ट्रिक से इसको याद कर लो, और 12th क्लास में ये चीज काम में आएगी। 11th क्लास में आपको सिर्फ ये वाली चीज ध्यान रखनी है, हालांकि ये वाली चीज भी आपके मेंस में तो इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है ना। एडवांस लेवल की जब बात आती है तो एडवांस में ये सारी चीजें हमें काम में आती है हमारे लिए, ठीक है, डन। तो इसी के साथ सर रिएक्शन खत्म हो गई है, किसके साथ? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स के साथ। अगर एसिड के साथ रिएक्टिविटी की बात कर ली, तो सर अब अल्कली के साथ रिएक्टिविटी की तो बात करनी ही पड़ेगी। तो वापस से मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो बोरोन होता है, अगर आपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में लिया है तो सर वो अल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करता। यस, अगर आपने बोरोन को अल्कलाइन फॉर्म में लिया है तो वो अल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसी वजह से मैं बोरोन को कौन सी फॉर्म में लेता हूं? अमोर्फस फॉर्म में लेता हूं, है ना। दोनों जगह अमोर्फस फॉर्म है, और दोनों जगह मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है? NaOH। NaOH सारी दुनिया जानती है क्या है सर? NaOH तो एक बहुत प्यारा सा अल्कली है सर, ठीक है। तो क्या होगा? ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? Na-BO2। लेकिन ध्यान रखना, NaOH की फिजिकल स्टेट कैसी है? देखो, अगर एक्वस NaOH है तो सोडियम मेटाबोरेट बनेगा, Na-BO2, सोडियम मेटाबोरेट। ये जो BO2 माइनस आयन है ना दादा, इसको मेटाबोरेट आयन बोला जाता है ना। और साथ में है सोडियम, तो सोडियम मेटाबोरेट काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर मान लो आपने NaOH को मोल्टन स्टेट में ले लिया मुन्ना, तो NaOH अगर मोल्टन स्टेट में है तो ये देता है Na3BO3, जिसको सोडियम बोरेट कहा जाता है ना, मेटाबोरेट थोड़ी ना होगा, मेटाबोरेट तो ऊपर वाला है। यस, सोडियम बोरेट कहा जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई क्या? बताओ, देखें जल्दी, यहां तक कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो। तो अब सोचो कि ये जो आपका एल्यूमिनियम है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। सोचो, एल्यूमिनियम जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। हाँ, क्या हुआ? अरे यार, ये पड़ोस में मैच चल रहा है ना अपने इंडिया पाकिस्तान का, है तो उधर भी ध्यान देना जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है, क्या चल रहा है, क्या हलचल हो रही है। हाँ सर, देखो जनरली हमें जो रिएक्शंस देखनी है ना ग्रुप 13 एलिमेंट्स में, वो रिएक्शंस देखनी है बोरोन की और एल्यूमिनियम की, है ना। इनकी ही रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्शंस की हम लोग बात नहीं करते, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, तो टेंशन फ्री रहो, ठीक है। तो सर अगर आपने एल्यूमिनियम लिया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एल्यूमिनियम तो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो ये सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 का फॉर्मेशन करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना। क्या बोला जाता है इसको? सोडियम एल्यूमिनेट, है ना। इसको कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम भाई, एल्यूमिनियम के अलग नखरे हैं, है ना। बोलेगा एसिड है, कर लेंगे रिएक्ट, बेस है, कर लेंगे रिएक्ट, लेकिन एसिड में मैं 80% HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करूंगा, है ना, ये इसका कहना है। तो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है। देखो इसमें ये रिएक्शन ना, देखो एक तो ये वाला तरीका होता है NaAlO2, और यही रिएक्शन एक और तरीके से भी लिखी होती है, इस तरह से भी, है ना। NaAlO2 की बजाय ये भी लिखा होता है NaAlOH4, है ना। बात एक ही है, तुम तो यूं मानो, दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो ठीक है ना। NaAlOH4, है ना, वो लास्ट में बनाएगा NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट का ही फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी रिएक्शंस है एसिड के साथ, अल्कली के साथ, जो कि आपको, हाँ यहां पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसका जो नाम है ना, ये अभी नाम तुम छोड़ देना, भले ये 12th क्लास में इसका नाम आपको पता लगेगा कि ये वाला नाम कैसे आया, इतना सर इतना बड़ा नाम, हाँ ये याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, इसका नाम तुम खुद से लिख पाओगे अगर आपको 12th क्लास में जाने का मौका मिला तो, है ना। 12th क्लास में जाएंगे ना हम लोग तो एक चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड्स, उस कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड्स में ये एक्चुअली एक तरह का कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड का नोमेनक्लेचर लिखने का तरीका होता है, रूल्स होते हैं, है ना, नामकरण करने के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे,
ठीक है जी, डन, बहुत बढ़िया। चलिए जनाब, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस की। किसकी बात होगी अब? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। कोई दिक्कत नहीं है साहब, आपके पास एम है, उसकी हैलोजन के साथ रिएक्ट करवा दो, MX3 कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी होती है, ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक्सेप्ट कौन? एक्सेप्ट टेल्यूरियम। टेल्यूरियम जो होता है वो आयोडीन के साथ TlI3 का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है ना। जनरली टेल्यूरियम जो होता है उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, यस। और आयोडीन के साथ जो आप टेल्यूरियम नहीं वे, क्या बात कर रहा हूं मैं, थैलियम, मैं बार बार मैं टेल्यूरियम में बोला जा रहा था क्या कब से, है भाई? थैलियम, थैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। थैलियम जो है ना बेचारा, वो आयोडीन के साथ TlI3 का फॉर्मेशन नहीं करता, बाकी ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मेशन है ना। जैसे बोरोन बनाता है BF3, क्लोरीन के साथ BCl3, एल्यूमिनियम बनाता है AlCl3। ट्राईवैलेंट स्टेट में सारे के सारे कैसे होते हैं? लुईस एसिड्स होते हैं। लुईस एसिड्स इसलिए होते हैं क्योंकि सर इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है ना, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इनकंप्लीट इनकंप्लीट ऑक्टेट होता है इस वजह से, ठीक है, वेरी गुड। अब जैसे देखो आप लोगों ने पढ़ाई था ना वो कि BF3 यस, इनमें क्या होती थी? बैक बॉन्डिंग। तो अगर मान लो तुमसे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर पूछे, ठीक है, तो ये सिर्फ तुम्हारे रिवीजन के लिए है, ये तुम्हें खुद से करना है, डन, ये आपको खुद से करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक। और साथ साथ एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग के साथ साथ लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी आपको खुद से लिखना है, ठीक है। आप लोग जाना बैक बॉन्डिंग जो मैंने पढ़ा रखी है, कौन से चैप्टर में? केमिकल बॉन्डिंग में, तो उस चैप्टर में जाओ और इन दोनों के ऑर्डर पहले तो खुद से लिखो है ना, अपना दिमाग लगा के, और फिर चेक करो कि जो आपने ऑर्डर लिखा है वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं है ना। आगे आने वाले लेक्चर्स में हो सकता है हम लोग इसको देख लें, हो सकता है ना भी देख पाए। आइए आगे बढ़ते हैं दादा, और बात करते हैं किसकी? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। एक बात ध्यान रख लो, बोरोन जो है वो बोलेगा मैंने वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करना। आपका जो एल्यूमिनियम है वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखता, ठीक है। यहां पर वाटर हॉट हो सकता है, गर्म हो सकता है, या फिर ठंडा हो सकता है, इट डजेंट मैटर। क्यों नहीं करता? क्योंकि साहब हम लोगों ने पढ़ा है कि जो बोरोन है वो नेटवर्क सॉलिड होता है, इसका सॉलिड बहुत खतरनाक, इसका स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त होता है, एक बहुत बड़ा जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लैटिस बहुत मजबूत है, इस वजह से वाटर के साथ बोलेगा चल निकल बे, मैं तेरे साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है ना। और एल्यूमिनियम क्यों नहीं करता? क्योंकि इसकी सरफेस पे ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एल्यूमिनियम क्यों नहीं करता? प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, इसकी वजह से। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूं, सर बता दो, अगर तुमने बोरोन को वाटर डाल दिया, लेकिन वाटर कौन सी स्टेट में है? गैसियस स्टेट। अगर तुमने स्टीम डाल दी ना, तो फिर बोरोन अपने आप को नहीं रोक पाएगा, B2O3 बना देगा। और वैसे अगर मान लो आपने एल्यूमिनियम की रिएक्शन भी करवा दी ना स्टीम के साथ, है ना, ये स्टीम है दादा, तब भी एल्यूमिनियम अपने आप को नहीं रोक पाएगा। अब हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, है ना। ये रिएक्शन हम लोग, मैंने आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी करवाई थी। अबे कुछ याद आ रहा है तुम्हें? कुछ कुछ याद आ रहा है? मैंने तुम्हें स्टीम के साथ रिएक्शन उधर भी करवाई थी कि स्टीम के साथ जब रिएक्शन होती है तो वाटर भले ही, लेकिन हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, साथ में बनता है ऑक्साइड बनता है, और वो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होनी है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज तुम ध्यान रखना कि नॉर्मल आपका जो बोरोन होगा, नॉर्मल टेम्परेचर, आपने हाई टेम्परेचर ले लिया, इट डजेंट मैटर, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना। जैसे आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम हो गया है ना, गैलियम इंडियम हो गया, ये वाले जो हैं ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखते, चाहे वो कोल्ड वाटर हो या फिर हॉट वाटर हो, इट डजेंट मैटर। डन। बताइए, यहां तक कोई परेशानी है किसी तरीके की तो आप लोग मुझे बता सकते हो। नहीं है? आगे चले,
ठीक है जी। हम्म। देखो जनाब, तो अब इसी के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो हो गई है खत्म। केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होने के बाद अब मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, मैं आपको कुछ प्रिपरेशन की बात करने वाला हूं, है ना। किसकी बात करेंगे हम लोग, प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे बोरोन की प्रिपरेशन की हम लोग बात करेंगे, साथ साथ कुछ कंपाउंड्स होंगे जैसे बोरेक्स आ गया, बोरिक एसिड आ गया, ऐसे सब्सटेंसेस की प्रिपरेशन की बात करेंगे, है ना। लेकिन आज वाले में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बोरोन और बोरेक्स की प्रिपरेशन ही करवाऊंगा। इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको H3BO3 की प्रिपरेशन, बोरिक एसिड है उसकी प्रिपरेशन की हम लोग बात करेंगे। साथ साथ जो अपना क्या था, B2H6 डाइबोरेन, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज उसके केमिकल रिएक्शन, उसकी प्रिपरेशन, इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बोरोन आप कैसे बना सकते हो। बोरोन बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, आपके पास होना चाहिए बोरेक्स। आपके पास क्या होना चाहिए, बोरेक्स होना चाहिए। तो भैया बोरेक्स का फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, बड़ा सा फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा, Na2B4O7.10H2। क्या फॉर्मूला है, Na2B4O7.10H2, ये फॉर्मूला है। इसकी रिएक्शन आप किसी एसिड के साथ करवा सकते हो। मैंने HCl ले लिया है, आप चाहो तो कंसंट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हो, इट डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो Na है वो Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl बना देगा, और ये जो H है वो यहां H की जगह, Na की जगह H लग जाएगा, H2B4O7 बन जाएगा, साथ में पानी बाहर निकल जाएगा। दिस इज नोन एज टेट्राबोरिक एसिड। इसको क्या बोला जाता था, टेट्राबोरिक एसिड, है ना। तो ये तो बहुत ही आसान सी रिएक्शन है ना। इसको प्लस माइनस में तोड़ दिया और इसको प्लस माइनस में तोड़ दिया, ये Na प्लस Cl माइनस के साथ NaCl बना दिया, ये जो H प्लस है इसके साथ मिलके H2B4O7, दिस इज टेट्राबोरिक एसिड। अब ये जो टेट्राबोरिक एसिड है इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है, तो मिल जाएगा मुझे क्या, बोरिक एसिड, H3BO3। अब ये जो H3BO3 है इसको मुझे हीट करना है जबरदस्त। अब हीटिंग ऑफ H3BO3 के अलग मजे, आगे बात करेंगे जब हम लोग H3BO3 की बात करेंगे, है ना। अगर मैं H3BO3 को हीट करूं तो आफ्टर हीटिंग, आफ्टर सम स्टेप्स, मुझे क्या मिलेगा, B2O3 मिलेगा। बोरोन का ऑक्साइड मिलता है, बोरिक ऑक्साइड जिसको आप लोग बोलते हो, B2O3 मिलेगा। और यही B2O3 है, इसका मुझे रिडक्शन करवाना है। क्या करवाना है, इसका मुझे रिडक्शन करवाना है सर। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। मुझे इस B2O3 में से ऑक्सीजन रिमूव करना है, और जैसे इस B2O3 में से ऑक्सीजन रिमूव होगा, पीछे क्या मिलेगा मुझे, बोरोन मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन रिमूव करने के दो तरीके हैं, है ना, रिडक्शन के दो तरीके हैं। या तो आप इसका रिडक्शन करवाओ सोडियम में या फिर मैग्नीशियम के साथ, या फिर आप इसका रिडक्शन करवाओ एल्यूमिनियम के साथ। अगर आपने B2O3 का रिडक्शन सोडियम या फिर मैग्नीशियम के साथ करवाया तो आपको जो बोरोन मिलेगा वो होगा अमोर्फस। और अगर मान लो आपने एल्यूमिनियम के साथ इसका रिडक्शन करवाया है तो जो तुम्हें बोरोन मिलेगा वो कैसा होगा, क्रिस्टलाइन बोरोन। सॉलिड होता है ना, बोरोन कैसा है दादा, सॉलिड है। यस, बोरोन कैसा है, सॉलिड है। तो सॉलिड दो फॉर्म में होता है, हाँ बबरा जम गया, कैसा होता है, अमोर्फस या फिर क्रिस्टलाइन। तो अब डिपेंड करता है कि मुझे अमोर्फस चाहिए या फिर क्रिस्टलाइन चाहिए। तो अगर मुझे अमोर्फस चाहिए तो मैं सोडियम या फिर मैग्नीशियम के साथ रिडक्शन करवाऊंगा, अगर मुझे क्रिस्टलाइन चाहिए तो मैं एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन कराऊंगा ना। तो यहां से ऑक्सीजन हटा, सोडियम के साथ जाएगा तो सोडियम का ऑक्साइड बनाएगा, और मैग्नीशियम के साथ जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम के साथ जाएगा तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा, Al2O3। तथा प्रिपरेशन है, इसको एज इट इज आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। वापस से मेरे साथ बोलो, देखो क्या किया हमने। सबसे पहले बोरेक्स लिया, बोरेक्स को हीट किया, हीट करने से मुझे मिला क्या, H2B4O7। H2B4O7 की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो मिला मुझे H3BO3 बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को मैंने हीट कर दिया तो मिला B2O3, और B2O3 का रिडक्शन करवा दिया सोडियम मैग्नीशियम के साथ तो मिल गया मुझे अमोर्फस, और एल्यूमिनियम के साथ तो क्रिस्टलाइन, है ना। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, और यही वाला जो मेथड है, यही वाला मेथड प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं तुम्हें प्रिपरेशन का एक आधा मेथड और भी बताऊंगा, जैसे देखो ये वाली स्लाइड है, इस पे भी प्रिपरेशन का मेथड लिखा है, लेकिन ये जो प्रिपरेशन के मेथड्स हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। Bi3 को आपने हीट किया तो बोरोन प्लस I2 मिल गया, है ना, या फिर Bi3 की सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दी तो भी तुम्हें बोरोन मिल गया। लेकिन ये जो रिएक्शंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो मैंने आपको बता दी। ये वाली जो स्लाइड है इसमें जो रिएक्शंस लिखी हुई हैं, दोज रिएक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। ऑल राइट, मेरे हिसाब से कोई परेशानी आपको नहीं है।
ये बोरोन की प्रिपरेशन के बाद मैं आपको बताने वाला हूं प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स, है ना। तो यहां पर बोरेक्स में हम लोग दो चीज देखेंगे, एक तो बोरेक्स की प्रिपरेशन कैसे होती है, बोरेक्स की प्रिपरेशन के साथ साथ बोरेक्स की हीटिंग से क्या बनता है। हीटिंग ऑफ बोरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बहुत काम में आता है। और साथ में जो आपका बोरेक्स है इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आइए देखो आपके सामने लिखा है बोरेक्स का प्रिपरेशन। एक सब्सटेंस होता है जिसको बोला जाता है कोलेमेनाइट। अब ये जो कोलेमेनाइट है इसका फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, Ca2B6O11, है ना। ये जो फॉर्मूला है वो है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कोलेमेनाइट का फॉर्मूला होता है। इसकी रिएक्शन मुझे सोडियम कार्बोनेट के साथ करवानी है। तो जैसे ही मैं सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको रिएक्ट करवाऊंगा, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। देखो Ca जो था वो CO3 के साथ मिलकर CO3 बना लेगा और मुझे मिल जाएगा Na2B4O7, साथ में NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट मिलेगा। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मतलब है किससे, Na2B4O7 से, Na2B4O7 से, यस, इससे मुझे मतलब है। ये तो मुझे चाहिए था, वाटर के साथ डालूंगा Na2B4O7.10H2 बन जाएगा। और यही क्या होता है, यही होता है हमारा बोरेक्स। फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा है, देखो एक तो ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका है, बोथ आर सेम। कई बार वो एग्जामिनर तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, है ना। वो तुमसे बोरेक्स का फॉर्मूला पूछेगा, बोरेक्स का फॉर्मूला ये दो लिख देगा, एक बार ये एक बार ये, नीचे लिख देगा बोथ। दोनों में से कुछ भी लिखा हो, फॉर्मूला सेम ही है, चाहो तो देख सकते हो। Na2B4 ऑक्सीजन O7.10H2 मिलेगा। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो यहां से चेक करके देख लेना। इसको आप Na2B4O5 OH4.8H2O लिख सकते हो। इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है अभी तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आएगा, है ना। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला लिखा हो, ये वाला फॉर्मूला लिखा हो, बहुत बात एक ही है। और कोलेमेनाइट जो होता है उसका फॉर्मूला Ca2B6O11 और इसको Na2CO3 के साथ रिएक्ट करवाना है तो मुझे Na2B4O7 मिल जाएगा। थोड़ा सा याद रखने के लिए, आसान बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि भाई ये जो आपका कोलेमेनाइट है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CaO प्लस B2O3, है ना। 2 CaO है इसमें और 3 B2O3 है। तो जो CaO है और साथ में जो Na2CO3 था उसको आप ऐसे लिख दो तोड़ के, Na2O और CO2। तो ये जो CO2 है वो CaO के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बना देगा और ये जो Na2 है वो इसके साथ रिएक्ट करके Na2B4O7 बना देगा। मतलब जस्ट ऐसे ही, है ना। मतलब याद रखना जिससे आपके लिए आसान हो, बस इतनी सी चीज, है ना। अल्टीमेटली तो ये रिएक्शन जब आप लिखोगे, बार बार लिखोगे खुद से, है ना, खुद से लिखोगे ना, तभी चीजें याद होगी, नहीं तो याद नहीं हो पाएगी। देखो सीधी सी बात ये है ना, खुद से लिख के कॉपी में याद करोगे तभी याद हो पाएगी। ठीक है साहब, इसने एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था जेई में, क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, वो एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है। बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो तुम्हारे सामने लिखी है कि अगर मैं बोरेक्स को पानी में डाल दूं तो मुझे मिलेगा NaOH और H3BO3। दादा इसको मैंने बैलेंस नहीं कर रखा, मैं आपको पहले बता दूं, बैलेंस नहीं कर रखा है, इसको सिर्फ लिखा है ऐसे ही। देखो 2 सोडियम है तो ऑब्वियस ही बात है 2 NaOH मिलेगा और 4 बोरोन है तो ऑब्वियस ही बात है 4 H3BO3 मिलेगा। क्योंकि एक H3BO3 में एक बोरोन है तो 4 H3BO3 में 4 बोरोन होंगे। इधर 4 बोरोन है तो 4 H3BO3 बनना ही है। तुम चाहो तो इसको खुद से अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हो। सर ये जो NaOH होता है सर ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है और सर ये होता है वीक एसिड। तो हमारे पास क्या मिला है सॉल्यूशन में, हमें सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है और दूसरा वीक एसिड प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है ऑब्वियस ही बात है सर वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, है ना। तो ये छोटी सी चीज थी जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो बोरेक्स का एक्वा सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। अब आप बोलोगे सर यहां पर 2 NaOH है, यहां पर 4 H3BO3 है, तो सर एसिड और बेस के साथ रिएक्शन भी तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। इनमें से ये जो 2 NaOH है ये क्या करेंगे, 2 H3BO3 के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देंगे। ये रहा आपका सॉल्ट। अरे बोलो ना, ये बेस था, सारी दुनिया जानती है। सर H3BO3 एक एसिड होता है, तो एसिड के 4 मॉलिक्यूल थे और NaOH के 2 मोल थे, तो 2 मोल के साथ रिएक्ट कर लेगा, सॉल्ट बना देगा। सर अभी भी तो 2 मोल बचे हुए हैं H3BO3 के, बिल्कुल बचे हुए हैं। इसका मतलब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं इसकी हाइड्रोलिसिस की, बोरेक्स का, अगर आपने पानी डाला तो
पहले ये प्लस ये बनेगा, लेकिन ये 2 मोल इस 2 मोल के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बना देंगे और साथ में 2 मोल H3BO3 के बचे रहेंगे। अब मेरे पास सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? सर मेरे पास सॉल्यूशन में एक तो वीक एसिड है और वीक एसिड का सॉल्ट है। वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट अगर हो सॉल्यूशन में तो इसी को बोला जाता है एसिडिक बफर। इसको क्या बोला जाता है? एसिडिक बफर, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन तो पूछ लिया जेई में कि सॉल्यूशन बेसिक होता है। ये वाला क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि कौन सा बफर बनाएगा, एसिडिक या फिर बेसिक। बफर के बारे में मेरे हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा चीज बताने की जरूरत आपको नहीं है, वो चीज आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो इक्विलिब्रियम चैप्टर में, है ना। तो मेरे हिसाब से बफर कैसे बना समझ में आ गया होगा ना भाई। 4 मोल थे, 4 मोल में से 2 मोल ने रिएक्ट किया तो सॉल्ट बन गया, तो सॉल्यूशन में सॉल्ट बचा है और पीछे 2 मोल एसिड के भी तो बचे हैं। 4 में से 2 ही तो रिएक्ट किया है बेस के साथ, तो सॉल्ट बचा और सॉल्ट के साथ साथ वीक एसिड बचा है। वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट तो एसिडिक बफर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके बारे में जेई ने क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो। अच्छा सर, अब देखो ये वाला जो है ना एक टेस्ट होता है हीटिंग ऑफ बोरेक्स, है ना। बोरेक्स बीड टेस्ट होता है, बोरेक्स बीड टेस्ट, मन का, है ना। बोरेक्स मन का परीक्षण हिंदी में ऐसा बोला जाता है। मन का जैसे चमकता है ना वैसे ही इसमें भी चमक होगी। बोरेक्स बीड टेस्ट, है ना। बोरेक्स बीड टेस्ट देखो होता है क्या होता है। ये आपके सामने बोरेक्स है ना। लैब में अगर तुम्हें जाने का मौका मिलेगा कभी तो हो सकता है तुम ये एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आजकल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये चीज हमारे सिलेबस में का पार्ट भी है, तो ध्यान रखना है। आपके पास बोरेक्स है, हीट कर दिया तो सीधी सी बात है ये जो 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं आज इस बोरेक्स का साथ छोड़ के भाग जाएंगे। सीधा सा क्या बनेगा? Na2B4O7 बनेगा। थोड़ा सा फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, है ना। जब आप इसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा। अच्छा, इसको फर्दर हीट करो तो ये क्या बनाएगा? NaBO2 मेटाबोरेट और साथ में B2O3 बनाएगा। इसने लिखा है कि अगर आपने इसको हीट किया तो बोरेक्स फर्स्ट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड स्वेल्स अप। अगर आप इसको फर्दर हीट करोगे तो इन टर्न्स इनटू ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड। इसको हीट करने से क्या बनता है? ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनता है जो सॉलिडिफाई हो जाता है इनटू ग्लास लाइक मटेरियल, जिसको आप बोलते हो बोरेक्स बीड, है ना। विच इज नोन एज बोरेक्स बीड, विच इज नोन एज बोरेक्स बीड। ये ग्लास लाइक मटेरियल होता है विच इज नोन एज बोरेक्स बीड। बोरेक्स को हीट किया, वाटर के 10 मॉलिक्यूल निकल गए, पीछे बचा और ये हल्का सा फूल गया। इसको फर्दर हीट करा, NaBO2 और B2O3 बन गया। ग्लास लाइक मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो बाद में सॉलिडिफाई हो जाता है ना। ग्लास जैसे ग्लास होता है ना वैसा सा, इसी को बोला जाता है मन का परीक्षण। बोरेक्स मन का या फिर बोरेक्स बीड। मन का हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोरेक्स बीड बोला जाता है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट आयंस लोगे, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स लोगे, तो उनके जो बोरेक्स बीड टेस्ट होता है उसका जो कलर होगा इस बीड का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। और इस बीड के कलर की हेल्प से आप उन आयंस को पहचान सकते हो कि ये कौन सा आयन था। इसी वजह से मैंने आपसे बोला कि ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बहुत काम की चीज है ना। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बहुत काम में आता है। मान लो Al3+ आयन को पहचानना है, Fe2+ आयन को पहचानना है, Cr3+ आयन को पहचानना है, Cu2+ आयन को पहचानना है, CO2+ आयन को पहचानना है। तो ऐसे जो कोबाल्ट आयन है, तो ऐसे आयंस का पहचान करने के लिए आप ये बोरेक्स बीड टेस्ट काम में ले सकते हो, है ना। ये जो बीड बनेगा वो डिफरेंट डिफरेंट आयंस के साथ डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेगा, है ना। भले ही हमारे 11th के सिलेबस में सिर्फ इतना सा ही पार्ट है, लेकिन अगर आप 12th में जाओगे, है ना, जाओगे किसी ना किसी दिन, तो 12th में जाओगे तो इस सीरीज, ये जो तुम्हारे सामने हल्की सी टेबल बनी हुई है, इसकी भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। बोरेक्स बीड टेस्ट जो होता है वो यूज होता है किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल आयन के लिए, है ना। जो ये तुम्हारा बीड बना है इसको अगर तुमने कैटायन CO2+, है ना, कोबाल्ट 2+ के सॉल्ट के साथ हीट किया तो तुम्हें डार्क ब्लू कलर का बनेगा, कलर मिलेगा। अगर तुमने Cr3+ के साथ हीट किया तो ग्रीन कलर का बीड बनेगा। Fe3+ अगर आपने लिया तो येलो कलर का बनेगा। Cu2+ लिया तो लाइट ब्लू बनेगा। और अगर आपने Ni2+ लिया है तो कौन सा कलर आएगा? ब्राउन कलर आएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है शायद? हाँ जी। यस, यहां तक ठीक है।
तो दादा ये कलर है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है ना। और कई बार आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है इस मेटाबोरेट का, है ना। देखो ये है ना BO2 माइनस Na प्लस प्लस BO2 माइनस, यही तो है। ये रहा हमारा BO2 माइनस आयन। अब सोच के देखो तुम्हारा कोबाल्ट 2 प्लस है, तो इसका जो मेटाबोरेट बनेगा BO2 माइनस के साथ, इस पे 2 प्लस चार्ज, इस पे 1 चार्ज है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे COBO ट्वाइस, और इसकी वजह से इसका सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, डार्क ब्लू होगा, है ना। इसका जो बीड बनेगा उसका कलर डार्क ब्लू होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कंपाउंड। जैसे मान लो आपने क्रोमियम 3 प्लस लिया है आयन, इसका जो बीड बनेगा BO2 माइनस के साथ, तो इसका बीड का फॉर्मूला CrBO2 ट्वाइस होल थ्राइस बनेगा, और इसकी वजह से इसका जो कलर होगा बीड का वो कैसा होगा, ग्रीन कलर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस बीड, है ना। तो हो सकता है तुमसे फॉर्मूला भी पूछ ले कि बताओ ये जो ब्लू कलर आया है किसकी वजह से आया है, उसकी वजह से आया है ना। और ये बोरेक्स बीड टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होता है अगर आप इसको जानना चाहते हो, है ना, तो थोड़ा सा आप अपना जो इंटरनेट है ना, जो इंटरनेट है उसका सदुपयोग करने की कोशिश करना। यूट्यूब पे जाके सर्च करना बोरेक्स बीड टेस्ट, उसमें तुम्हें सारा सब कुछ वो प्रोसेस बताएगा, कैसे हीट करना है, वायर पे लेके कैसे रिएक्शन करवाई जाती है, ये सारा सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा सदुपयोग करने की कोशिश करना, दुरुपयोग तो तुम रोज ही करते हो, है ना। वेरी गुड। तो अब देखो एक छोटी सी चीज और बता के क्लास को कर दिया जाएगा खत्म, और वो है इसका स्ट्रक्चर। Na2B4O7.10H2O था, हमने फॉर्मूला लिखा था इसका। इसका एक और फॉर्मूला और भी था, Na2B4O5। क्या फॉर्मूला था दादा? Na2, है ना। इसका मैंने कहा था एक और फॉर्मूला ये भी होता है। अभी तुम्हें पता लगेगा इस फॉर्मूले को लिखने का क्या फायदा है, इस तरह से क्यों लिखा जाता है ना। इसकी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करने वाले। देखो ये, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं, ये है 2Na प्लस प्लस ये है B4O5OH4 OH4 2 माइनस, और साथ में 8H2O। देखो ये ऐसा होता है, ये तो आयनिक है तो Na प्लस तो अलग फॉर्म में पड़ा रहेगा। ये जो आयन है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है मैं आपको बता देता हूं। ये कुछ दिखने में ऐसा होता है, BOBOBOBOB। यस, हर B के साथ OH OH OH, ये OH इधर लिख रहा हूं मुन्ना, और साथ में OH। और ये वाला बोरोन और ये वाला बोरोन एक दूसरे से जुड़ा होगा, किसके थ्रू? एक ऑक्सीजन के थ्रू। अब देखो ये है ये वाला आयन, ये 2Na प्लस बहुत आराम से बाहर घूम रहे हैं, और ये साथ में 8H2O वाटर के क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल, है ना, .H2। ये इस तरह से प्रेजेंट है। सर एक चीज बताओ, नेगेटिव आयन कहां से आया? 2 माइनस चार्ज कहां से है? देख बोरोन 4 बॉन्ड बना रहा है, नेगेटिव चार्ज, बोरोन 4 बॉन्ड बना रहा है, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो 2 बोरोन पे नेगेटिव चार्ज है। 2 बोरोन ऐसे हैं जो 4-4 बॉन्ड बना रहे हैं। सर इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सर sp3 हो जाएगा। तो मुन्ना इसका भी क्या होगा? sp3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ईमानदारी से बता दो। सर इस बोरोन, ये बोरोन 2 ही बॉन्ड बना रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। एक चीज ध्यान रखिए, अगर तुमसे कोई पूछे कि बोरेक्स में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप लोग बोलोगे बोथ sp2 एंड sp3। क्या बोलोगे? बोथ sp2 एंड sp3, है ना। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन बहुत इंपॉर्टेंट है दादा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ sp2 एंड sp3 हो जाएगा। यस, मेरी बात आपको समझ में आनी जरूरी है। ये रहा 2 का sp3 और 2 का sp2। कोई परेशानी नहीं है मेरे हिसाब से, यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछा जा सकता है कि इसमें बताओ इसकी स्ट्रक्चर में कितने BOH बॉन्ड है ना। BOH बॉन्ड देखो कितने हैं, BOH एक घेरा 4। सर 4 बॉन्ड है सर, BOH बॉन्ड 4 है, इसी वजह से देखो 4 तो बोरोन है B4 ये रहे, और 4 OH है, 1 OH 2 OH 3 OH 4 OH OH4 दिख रहा है तुम्हें, और 5 ऑक्सीजन है। देखो कितने कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5, ये रहा 5 ऑक्सीजन। इस एनायन में 4 बोरोन 5 ऑक्सीजन और 4 OH ग्रुप, है ना। अच्छा, अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछे कि इसकी स्ट्रक्चर में कितने BOB बॉन्ड है, इसकी स्ट्रक्चर में कितने BOB बॉन्ड है, तो कितने होंगे? गिनो देखें। 1 BOB 2 BOB 3 BOB 4 BOB 5 BOB, है ना। BOB बॉन्ड कितने हैं दादा? 5 है ना। ऐसे क्वेश्चंस हैं,
छोटे मोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर पे। जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जेई में इस वाले टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2 मिनट, डन या फिर लाओ दे दो। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आज कॉफी आई है ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना आज, तो इस वजह से आज स्पेशल कॉफी है ना। तुम लोग तो पता नहीं ये वाला लेक्चर कब देखोगे, लेकिन मैं ये लेक्चर तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं इस समय, जिस समय मैच चल रहा है ना। तो तुम डेडिकेशन देख रहे हो भाई का, है? थैंक यू तुम बाद में बोल देना भले, ठीक है? हाँ चलो जी फिर। तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है दादा, इस चीज को तुम ध्यान में रखना। फॉर्मूला इस फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि इस फॉर्म में लिखने से हमारे लिए स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाता है। चलिए फिर बस आज के लिए इतना ही। होमवर्क आज आपको दे देते हैं, जो क्लास में दिया है वो आपको होमवर्क करना है सबसे पहले तो। फिर उसके बाद बढ़िया ढंग से रिवीजन करके आना। अगली क्लास में ग्रुप 13 खत्म हो जाएगा, ग्रुप 14 स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद सर आज ना डीपीपी मिलेगी, डीपीपी 1 सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है भाई। मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 लेनी है, और एक्सरसाइज 1 के जितने भी ग्रुप 13 एलिमेंट्स के क्वेश्चंस हैं, ग्रुप 13 निपटा देना। सिर्फ किसको छोड़ के? H3BO3 का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए उसको छोड़ देना, और B2H6 का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए उसको छोड़ देना। बाकी सारे क्वेश्चंस तुम लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है? चलो फिर टाटा बाय बाय, थैंक यू बोलने का टाइम आ चुका है। अब मैंने भी मैच देखना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेगी इसी सेशन, लेकिन आज ही देख लेना। अगली क्लास हालांकि अपनी मंडे को है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास तो कोशिश करना आज ही हो जाए। आज नहीं तो संडे को मॉर्निंग में तो सबसे पहले उठते यही काम करना है ना, प्रॉमिस करना है बात, ठीक है? चलो दादा नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम तो पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।